नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मार्केट इन 10 मिनट्स में, जहां पर हमारा उद्देश्य होता है कि हम अपने निवेशकों को एक ही वीडियो में मात्र 10 मिनट के अंदर लगभग सभी डेली शेयर मार्केट अपडेट्स और जरूरी स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज प्रोवाइड करें। तो हमारी इस वीडियो को लाइक करके हमें सपोर्ट जरूर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथ ही कमेंट में अपना फीडबैक देना ना भूले, ताकि हम अपनी वीडियो को और भी बेहतर बना सके। सोमवार को बाजार हरे निशान में बंद हुआ और खासकर आईटी सेक्टर ने पूरे माहौल को बदल दिया। इन्फोसिस और एचसीएल टेक जैसे दिग्गजों की शानदार तेजी ने निफ्टी को मजबूती दी, जबकि बैंकिंग स्टॉक सुस्त रहे और निफ्टी बैंक लगभग फ्लैट बंद हुआ। आज सेंसेक्स 319 अंक बढ़कर 83,535 पर और निफ्टी 82 अंक चढ़कर 25,574 के स्तर पर बंद हुआ। मिड कैप इंडेक्स में भी अच्छी तेजी रही, जो 281 अंक चढ़कर 60,124 पर बंद हुआ। आईटी सेक्टर आज के दिन का हीरो रहा। इन्फोसिस और एचसीएल टेक दोनों में जोरदार खरीदारी देखने को मिली। खासतौर पर एचसीएल टेक में शानदार Q2 परफॉर्मेंस और नए ऑर्डर की जीत से करीब 12% की रैली आई और स्टॉक रिकॉर्ड हाई पर बंद हुआ। डिफेंस सेक्टर में भी जोश देखने को मिला। HAL और BDL जैसे शेयरों में 4 से 5% की मजबूत तेजी आई, जिससे डिफेंस थीम फिर से फोकस में लौट आई। सोने की कीमतों में बढ़ोतरी का सीधा फायदा गोल्ड लोन कंपनियों को मिला। मुथूट फाइनेंस के शेयर में 3% से ज्यादा की तेजी आई, क्योंकि निवेशकों ने सेक्टर में भरोसा दिखाया। कच्चा तेल अपने पिछले बंद भाव 5,262 रुपए के मुकाबले मामूली सकारात्मकता के साथ लगभग 5300 रुपए प्रति बैरल के आसपास कारोबार कर रहा है। मेटल स्टॉक्स में भी जोरदार रैली जारी रही। इंडियन मेटल्स आज करीब 11% उठा, जिससे साफ है कि सेक्टर में अपट्रेंड लगातार बना हुआ है। हॉस्पिटैलिटी सेक्टर से भी अच्छी खबर आई। ड्रीम फोक्स ने अपने हॉस्पिटैलिटी सेगमेंट में एक नए अधिग्रहण की घोषणा की, जिसके बाद शेयर 10% उछल गया। हालांकि कुछ शेयरों में जोरदार गिरावट देखने को मिली। ट्रेंड करीब 7% टूटा, क्योंकि कंपनी के Q2 नतीजे उम्मीद से कमजोर रहे। हॉस्पिटल स्टॉक्स जैसे मैक्स हेल्थकेयर पर भी दबाव रहा और स्टॉक लगभग 3% गिरा। इटर्नल करीब 2% नीचे बंद हुआ और इस महीने अब तक 5% से ज्यादा गिर चुका है। एम्बर एंटरप्राइजेज में भी रिकवरी टिक नहीं पाई और शेयर 3% टूटा। एनसीसी में 4% की गिरावट आई, क्योंकि कंपनी ने FY26 की गाइडेंस वापस ले ली। LIC के अक्टूबर महीने में ग्रोथ दिखी, लेकिन बेस कम होने की वजह से शेयर 3% फिसल गया। वहीं लेंसकार्ट, जो हाल ही में लिस्ट हुआ था, आज शानदार रिकवरी दिखाते हुए अपने इशू प्राइस 402 रुपए से ऊपर बंद हुआ। भारत ने आज रक्षा क्षेत्र में बड़ा कदम उठाया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सभी सरकारी डिफेंस कंपनियों की हाई लेवल समीक्षा बैठक में साफ कहा कि भारत अब सिर्फ खरीदार नहीं रहेगा, बल्कि अपनी डिफेंस टेक्नोलॉजी खुद बनाएगा और उसे एक्सपोर्ट भी करेगा। बैठक में उन्होंने DPSUs को 4 साफ निर्देश दिए। क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज को तेजी से देश में ही विकसित करो, R&D और क्वालिटी पर ज्यादा निवेश करो, समय पर डिलीवरी दो और स्ट्रैटेजिक तरीके से एक्सपोर्ट बढ़ाओ। हर डिफेंस PSU को अब अपना इंडिजनाइजेशन और R&D का रोड मैप तैयार करना होगा, जिसे अगली बैठक में पेश किया जाएगा। रक्षा मंत्री ने भरोसा दिया कि सरकार हर संभव मदद तुरंत देगी, ताकि ये बदलाव तेजी से लागू हो सके। बैठक में HAL, BDL और यंत्रा इंडिया लिमिटेड के बीच 3 बड़े समझौते हुए। HAL ने YIL के मॉडर्नाइजेशन और 10,000 टन फॉर्जिंग प्रेस लगाने के लिए 435 करोड़ रुपए का ब्याज रहित एडवांस दिया। BDL और YIL के बीच 10 साल में 3,000 मीट्रिक टन वर्कलोड का समझौता हुआ, जबकि मिठानी ने मेटल बैंक बनाने का करार किया, जिससे भारत में स्ट्रेटेजिक मेटल्स की सप्लाई चेन और मजबूत होगी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि उनकी टैरिफ नीति से हर आम अमेरिकी को फायदा मिलेगा। उन्होंने वादा किया कि सरकार हर नागरिक को करीब $2,000 का टैरिफ डिविडेंड देगी। हालांकि अमीर लोग इस स्कीम से बाहर रहेंगे। ट्रंप ने विरोध करने वालों को मूर्ख कहा और दावा किया कि टैरिफ से अमेरिका ट्रिलियंस डॉलर कमा रहा है, जिससे $37 ट्रिलियन के राष्ट्रीय कर्ज को कम किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अमेरिकी इकोनॉमी तेजी से बढ़ रही है और नए कारखाने खुल रहे हैं। ट्रंप की ये नीति उस वक्त चर्चा में है जब सुप्रीम कोर्ट ये जांच कर रहा है कि राष्ट्रपति ने अपने अधिकारों का दुरुपयोग तो नहीं किया। इसके साथ ही अमेरिका में महंगाई 3% तक बढ़ चुकी है और रोजगार ग्रोथ घट गई है। अब बात चीन की। चीन ने रेयर अर्थ और हाईटेक मिनरल्स की एक्सपोर्ट रोक हटा ली है। ये वही सामग्री है जिनसे सेमीकंडक्टर चिप्स, EV बैटरी, डिफेंस सिस्टम और AI टेक्नोलॉजी बनती है। ये फैसला अमेरिका और चीन की नई ट्रेड डील के बाद आया है। इस समझौते के तहत अमेरिका ने चीनी इंपोर्ट पर टैरिफ्स में 10% की कटौती की और कुछ सख्त नियमों को नवंबर 2026 तक स्थगित कर दिया। इस कदम से भारत को भी बड़ा फायदा होगा, क्योंकि भारत ने EV और सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग में भारी निवेश किया है। कच्चे माल की उपलब्धता बढ़ने से वेदांता, टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स, डिक्सन, सिरमा GS जैसी कंपनियों को बढ़त मिलेगी।
ईवी बैटरी सेक्टर कंपनियों के मार्जिन सुधरने की उम्मीद है क्योंकि लिथियम और गैलियम जैसी धातुएं अब सस्ती मिलेंगी। साथ ही डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर को भी फायदा मिलेगा। जूनिपर होटल्स ने शानदार वापसी करते हुए 27.8 करोड़ के घाटे से मुनाफे में पहुंचकर 16.8 करोड़ का लाभ कमाया। कंपनी की आय 230 करोड़ रुपए रही और ईबिटा मार्जिन 35.9% तक बढ़ा। हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में बढ़ी मांग और प्रीमियम प्राइसिंग का सीधा असर कंपनी के नतीजों पर दिखा। सोलर इंडस्ट्रीज ने हर मोर्चे पर दमदार प्रदर्शन किया। कंपनी की आय 1,716 करोड़ से बढ़कर 2,082 करोड़ हुई, जबकि मुनाफा 345 करोड़ तक पहुंचा। मजबूत ऑर्डर बुक और बेहतर मार्जिन से कंपनी लगातार बजाज कंज्यूमर केयर के Q2 नतीजों में कंपनी ने शानदार प्रदर्शन किया है। मुनाफा बढ़कर 42.2 करोड़ रुपए पहुंच गया, जो पिछले साल 31.8 करोड़ रुपए था। ये बढ़ोतरी बढ़ती डिमांड और बेहतर कॉस्ट कंट्रोल की वजह से आई है। कंपनी की कुल कमाई 233 करोड़ रुपए से बढ़कर 265 करोड़ रुपए हो गई है। मजबूत डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क और प्रोडक्ट पोर्टफोलियो ने इस ग्रोथ को सपोर्ट किया। एबिडा भी 32.4 करोड़ रुपए से उछलकर 47.3 करोड़ रुपए हो गया और मार्जिन 13.9% से बढ़कर 17.8% पहुंचा। जिंदल स्टेनलेस लिमिटेड ने भी Q2 में दमदार प्रदर्शन किया है। कंपनी का मुनाफा 32% बढ़कर 806.9 करोड़ रुपए हो गया और रेवेन्यू 11.4% बढ़कर 10,892 करोड़ रुपए पहुंचा। एबिडा में भी 16.9% की बढ़ोतरी हुई, जो अब 1,387.9 करोड़ रुपए है। कंपनी का एबिडा मार्जिन 12.1% से बढ़कर 12.7% हुआ है, जो बेहतर मांग और ऑपरेशनल परफॉर्मेंस को दर्शाता है। हालांकि शेयरों में आज 2.14% की गिरावट आई और स्टॉक ₹716.10 पर बंद हुआ। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड को आंध्र प्रदेश सरकार से बड़ा लाइसेंस मिला है। कंपनी को श्री सत्य साई जिले में 308 हेक्टेयर क्षेत्र में टंगस्टन और अन्य खनिजों के लिए कॉम्पोजिट लाइसेंस मिला है। इससे कंपनी की माइनिंग क्षमता और मजबूत होगी। कंपनी ने हाल ही में बताया था कि उसने लगातार तीसरे साल ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी लीडर का खिताब जीता है और मेटल एंड माइनिंग सेक्टर में S&P ग्लोबल रैंकिंग में पहला स्थान हासिल किया है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड को ₹792 करोड़ के नए ऑर्डर मिले हैं। इनमें डिफेंस नेटवर्क, रडार, कम्युनिकेशन उपकरण और ड्रोन जैसे प्रोजेक्ट शामिल हैं। इससे कंपनी की डिफेंस सेक्टर में पकड़ और मजबूत होगी। बेल के शेयर आज 0.64% चढ़कर 416.75 रुपीस पर बंद हुए। पिछले एक साल में स्टॉक में 39% की बढ़त दर्ज की गई है, जो निवेशकों के भरोसे को दिखाता है। सफारी इंडस्ट्रीज के Q2 नतीजे बेहद मजबूत रहे। कंपनी का मुनाफा ₹30 करोड़ से बढ़कर ₹47 करोड़ हुआ और रेवेन्यू ₹558 करोड़ से बढ़कर 533.5 करोड़ रुपए पहुंचा। बेहतर सेल्स ट्रैक्शन और प्रीमियम सेगमेंट की डिमांड ने नतीजों को मजबूती दी। एबिडा 48.4 करोड़ रुपए से बढ़कर 74 करोड़ रुपए हुआ और मार्जिन 10.6% से उछलकर 14% पहुंचा। सफारी के स्टॉक्स में नतीजों के बाद 5% से ज्यादा की तेजी देखी गई। केरीसेल इंडिया ने भी Q2 में अच्छा प्रदर्शन दिखाया। कंपनी का मुनाफा ₹16.8 करोड़ से बढ़कर ₹27 करोड़ हो गया और रेवेन्यू ₹207 करोड़ से बढ़कर 241 करोड़ रुपए पहुंचा। एबिडा भी ₹37 करोड़ से बढ़कर 46.4 करोड़ रुपए हुआ और मार्जिन 18% से 19.2% तक सुधरा। हाई मार्जिन प्रोडक्ट्स और निर्यात मांग ने कंपनी को मजबूती दी। बजाज फाइनेंस ने सितंबर तिमाही में उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन किया है। कंपनी का मुनाफा पिछले साल के 4,000 करोड़ रुपए से बढ़कर ₹4,875 करोड़ रुपए पहुंच गया, यानी करीब 22% की बढ़त। वहीं रेवेन्यू भी 18% बढ़कर 20,179 करोड़ रुपए रहा, जो मजबूत कंज्यूमर लोन और डिजिटल लेंडिंग डिमांड की वजह से संभव हुआ। हालांकि एसेट क्वालिटी में मामूली गिरावट दिखी है। ग्रॉस NPA 1.06% से बढ़कर 1.24% और नेट NPA 0.46% से बढ़कर 0.60% हो गया। इसके बावजूद कंपनी का बिजनेस ग्रोथ मजबूत बना हुआ है। सोमवार को ये 1.88% की बढ़त के साथ बंद हुआ। एक बड़े प्रॉप ट्रेडिंग स्कैम का खुलासा हुआ है, जिसमें न कोई अग्रीमेंट था, न KYC और न ही कोई ऑफिशियल रिकॉर्ड। पूरा सिस्टम व्हाट्सएप और भरोसे पर चलता था, जहां एजेंट और ब्रोकर्स रिटेल लोगों से पैसा लेकर उसे बिना किसी कागज के प्रॉप अकाउंट में घुमा रहे थे। लोगों को लालच दिया गया कि उन्हें हाई लेवरेज और बड़ा मुनाफा मिलेगा, लेकिन असलियत में ये पूरा मॉडल बिना रेगुलेशन और बिना निगरानी के चल रहा था, जहां निवेशकों का पैसा पूरी तरह असुरक्षित था। जब तक ट्रेड में प्रॉफिट आता था, सभी खुश रहते थे। ब्रोकर्स को ब्रोकरेज और इंटरेस्ट, एजेंट को कमीशन और ट्रेडर को थोड़ा मुनाफा। लेकिन जैसे ही घाटा हुआ, सबने जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लिया और निवेशक का पैसा डूब गया।
सेबी के नियम साफ कहते हैं कि प्रॉप ट्रेडिंग में सिर्फ ब्रोकरेज का अपना पैसा इस्तेमाल हो सकता है, पब्लिक का नहीं। इसके बावजूद ये गैर कानूनी सिस्टम दिल्ली, एनसीआर, मुंबई, गुजरात, राजस्थान और बेंगलुरु जैसे शहरों में चल रहा था, जिससे कई निवेशक ठगे गए। इमामी लिमिटेड को दूसरी तिमाही में मुनाफे और रेवेन्यू दोनों में गिरावट का सामना करना पड़ा है। कंपनी का प्रॉफिट ₹213 करोड़ से घटकर ₹148 करोड़ हो गया और रेवेन्यू ₹819 करोड़ से घटकर ₹799 करोड़ रह गया। वजह रही कमजोर डिमांड और बढ़ी हुई इनपुट कॉस्ट। इसके बावजूद इमामी ने निवेशकों के लिए राहत देते हुए ₹4 पर शेयर का अंतरिम डिविडेंड घोषित किया। हालांकि बिजनेस प्रेशर कंपनी के नतीजों में साफ दिखा। वहीं रिटेल सेक्टर की कंपनी वी-मार्ट रिटेल ने शानदार वापसी की है। कंपनी का घाटा ₹56.5 करोड़ से घटकर ₹9 करोड़ रह गया, जबकि रेवेन्यू ₹661 करोड़ से बढ़कर ₹807 करोड़ रह गया। एबिटडा में भी जबरदस्त सुधार दिखा, जो ₹38.2 करोड़ से बढ़कर ₹71.5 करोड़ हो गया और मार्जिन 6% से 9% तक पहुंचा। अब बात करते हैं वीवर्क इंडा के नतीजों की। कंपनी का रेवेन्यू सालाना आधार पर 22% बढ़कर 585 करोड़ रुपए पहुंच गया, जबकि एबिटडा 26% उछलकर 390 करोड़ रुपए रहा। एबिटडा मार्जिन भी 64.4% से बढ़कर 66.7% तक पहुंचा। कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्स ₹6.2 करोड़ रहा, जबकि पिछले साल इसी तिमाही में ₹31.4 करोड़ का घाटा था, यानी प्रदर्शन में बेहतरीन सुधार। वीवर्क इंडिया का बिजनेस अब 8 शहरों में 70 सेंटर्स और 7.7 मिलियन स्क्वायर फीट के पोर्टफोलियो तक फैला है। वोडाफोन आइडिया का घाटा सितंबर तिमाही में करीब 5 साल के निचले स्तर पर पहुंच गया है। कंपनी का नुकसान घटकर 5,524 करोड़ रुपए रह गया, जबकि पिछली तिमाही में ये 6,608 करोड़ रुपए था, यानी घाटा 16% से ज्यादा कम हुआ है, जो कंपनी के लिए राहत की खबर है। कंपनी की आय भी हल्की बढ़त के साथ 1,01,194 करोड़ रुपए तक पहुंची, जबकि पिछली तिमाही में 1,10,022 करोड़ रुपए थी। ऑपरेटिंग मार्जिन लगभग 42% पर स्थिर रहा, जिससे पता चलता है कि कंपनी अपनी लागत को अच्छे से संभाल रही है। ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज से एक बड़ी खबर आई है। कंपनी के एमडी और सीईओ वरुण बेरी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। वे पिछले 13 साल से ब्रिटानिया का नेतृत्व कर रहे थे और उनके दौर में कंपनी ने कई नए प्रोडक्ट लॉन्च किए थे। कंपनी ने जानकारी दी है कि मौजूदा सीएफओ नटराजन वेंकटरमण को फिलहाल इंटरिम सीईओ बनाया गया है, यानी अब वे अस्थायी तौर पर कंपनी की बागडोर संभालेंगे। डॉम्स इंडस्ट्रीज ने भी सितंबर तिमाही में शानदार प्रदर्शन किया है। कंपनी का नेट प्रॉफिट 13.56% बढ़कर 58.26 करोड़ रुपए पहुंचा, जबकि आय में 24% की बढ़त हुई और ये 567.9 करोड़ रुपए रही, यानी कंपनी की ग्रोथ लगातार मजबूत होती दिख रही है। हुडको के नतीजे भी ठीक ठाक रहे। कंपनी का मुनाफा 3% बढ़कर 709.8 करोड़ रुपए हुआ है, जबकि नेट इंटरेस्ट इनकम में 31.8% की तेज बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जो 1,050 करोड़ रुपए तक पहुंच गई है। कंपनी ने साथ ही एक अंतरिम डिविडेंड का ऐलान भी किया है। HEG लिमिटेड ने सितंबर तिमाही में शानदार छलांग लगाई है। कंपनी का मुनाफा 72.7% बढ़कर 143 करोड़ रुपए तक पहुंच गया, जबकि आय में 23% की बढ़त हुई और यह 699 करोड़ रुपए रही। हालांकि नतीजों से पहले कंपनी का शेयर करीब 6% गिरकर 518 रुपए पर बंद हुआ। डॉक्टर रेड्डीज लैबोरेटरीज से मैनेजमेंट लेवल पर एक अपडेट आई है। कंपनी के बायोलॉजिक्स डिवीजन के ग्लोबल हेड जयंत श्रीधर ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। वे जनवरी 2026 के अंत तक अपनी सेवाएं देंगे और फिर कंपनी छोड़ देंगे। सुब्रोज लिमिटेड ने भी स्थिर ग्रोथ दिखाई है। कंपनी का मुनाफा 11.8% बढ़कर 40.7 करोड़ रुपए हुआ है, जबकि आय 6.2% बढ़कर 879.8 करोड़ रुपए तक पहुंची है। कंपनी ने बताया कि ये बढ़ोतरी ऑटोमोबाइल सेक्टर में बढ़ती डिमांड की वजह से आई है। विदेशी निवेशक वही मेहमान हैं जो तभी आते हैं जब मामूल मुनाफे वाला हो, और अभी भारत की अर्थव्यवस्था पर उनका भरोसा काफी मजबूत दिख रहा है। यही वजह है कि कुछ चुनिंदा भारतीय कंपनियों में इनकी हिस्सेदारी 55% से भी ज्यादा पहुंच गई है। कार्टेज टेक में FII की होल्डिंग करीब 68.5% है। ये ऑटो सेक्टर का डिजिटल मार्केट प्लेस है और इसकी खास बात यह है कि इसमें प्रमोटर की हिस्सेदारी लगभग 0 है। तेमासेक और वॉरबर्ग पिंकस जैसे बड़े ग्लोबल निवेशक इसमें प्रमुख शेयर होल्डर्स हैं। अर्बन कंपनी में लगभग 67.4% विदेशी हिस्सेदारी है। ये होम ब्यूटी और वेलनेस सर्विसेज देने वाला ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है और IPO के दौरान फिडेलिटी, नोमरा और गवर्नमेंट पेंशन फंड जैसे नामों ने इसमें बड़ी रकम लगाई थी। 361 वैम, जैसे पहले IIFL वेल्थ कहा जाता था, में FII होल्डिंग करीब 65.9% है। वेल्थ और एसेट मैनेजमेंट से जुड़ा ये बिजनेस ग्लोबल अटलांटिक सिंगापुर फंड के भरोसे पर लगातार आगे बढ़ रहा है। रेवेन्यूज टेक यानी IXIGO में
59.6% विदेशी हिस्सेदारी है। ये टियर 2 और टियर 3 सिटीज पर फोकस करने वाली ऑनलाइन ट्रैवल कंपनी है और विदेशी निवेशक इसमें तेजी से बढ़ती डिजिटल ट्रैवल डिमांड को लेकर बेहद पॉजिटिव है। आइकॉनिक स्पोर्ट्स एंड इवेंट्स में FII की हिस्सेदारी करीब 59.2% तक पहुंच गई है। पहले यहां प्रमोटर की हिस्सेदारी 72% थी, जो घटकर सिर्फ 11% रह गई, जबकि विदेशी निवेशकों की हिस्सेदारी 0 से बढ़कर 59% हो गई, यानी पूरा कंट्रोल अब ग्लोबल फंड्स के हाथों में है। लेकिन ध्यान रहे, FII की बड़ी हिस्सेदारी किसी कंपनी की क्वालिटी दिखा सकती है, पर निवेश का पैमाना नहीं बन सकती। रिटेल निवेशकों को सिर्फ FII डेटा देखकर निवेश करने से पहले कंपनी के फंडामेंटल और फ्यूचर पोटेंशियल भी समझना चाहिए।